नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 16 मई 2025 जीएस का टेस्ट है और शाम के 8 बजे ये टेस्ट होता है। चलिए शुरुआत कर देते हैं प्रश्न से। तो वाह्य पत्तन किसे कहते हैं? देखिए, वाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। हल्दिया बंदरगाह जो है वाह्य पत्तन का एक विशिष्ट भाग है। तो वाह्य पत्तन किसे कहते हैं? तो वाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? गहरे जल में स्थित सहायक पत्तन। नेक्स्ट है, हल्दिया बंदरगाह किस प्रकार का पत्तन है? तो इसके बारे में अभी मैंने तुरंत ही बताया है कि हल्दिया जो बंदरगाह है वो किस प्रकार का पत्तन है। ये आपका वाह्य पत्तन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का जो यार्ड है वो अलंग में स्थित है। अलंग जो है गुजरात राज्य के भावनगर ज़िले में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड कहाँ पे स्थित है? अलंग में। अलंग किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कुशीनगर एयरपोर्ट को क्या दर्जा प्राप्त है? कुशीनगर एयरपोर्ट को क्या दर्जा प्राप्त है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अभी रिसेंट में ही प्राप्त हुआ है, 1 साल के अंदर। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है उसका दर्जा प्राप्त हुआ है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा कौन है? तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला जो हवाई अड्डा बना है वो आपका कोचीन हवाई अड्डा बना है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ हैं, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं। इनका मंदिर बिलरंगा पहाड़ी पर स्थित है। तो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर बिलरंगा पहाड़ी पर स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। बायोगैस संयंत्र से क्या प्राप्त होता है? बायोगैस संयंत्र से शक्ति तथा खाद्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा जो है वो 1986 का है। स्पीड पोस्ट सेवा कह सकते हैं या कुरियर सेवा कह सकते हैं, दोनों आपका सिमिलर चीज़ है। तो ये आपका 1986 में स्टार्ट हुआ था। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, नेक्सस जीएस का पब्लिक जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती हैं और कई सारे चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो मिल जाएगा। या फिर आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर ही आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। वैसे नेक्सस जीएस बाय अतुल सर अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको समीक्षा अधिकारी का पूरा बैच लेना है तो समीक्षा अधिकारी का पूरा बैच लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर आरओ लिखकर आप भेजेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बैच की जो फ़ीस है वो 2000 है। उसमें सारी की सारी चीज़ें A to Z आपको जो भी समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है सारा का सारा कवर कराया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब जबलपुर में स्थित है। सर वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सर वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो आपका मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है वो गुंटूर में है। गुंटूर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। जंगल महल जो है क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जंगल महल क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। थर्ड ऑप्शन। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम जो है वो आपका अप्सरा है। देखिए, 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और उस एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आपको लगातार तैयारी करनी है, अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं
तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, जो हिंदी का है तो उसमें तो आपका 60 में से 55 ऑलमोस्ट बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न वही कराए जा रहे हैं जो मैक्सिमम आपकी किताबों में हैं, और उनका सारांश जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा जो जीएस है वो हम इस तरह से करवाते हैं, जो आपका पीवाईक्यू है प्लस करंट रिलेटेड जो जीएस होगा, दोनों को मिक्स करके आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो एक्सपेक्टेड है, जो आपके अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, उस अकॉर्डिंग आपको करवाया जा रहा है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम जो है वो आपका अप्सरा है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक चीनी किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक चीनी जो है वो आपको फ्रक्टोज को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। यूरिया जो है किस प्रकार का यौगिक है? यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह जो है डॉपलर प्रभाव द्वारा पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना जो है वो आपका वीडी सावरकर ने की थी। काकोरी कांड किस तिथि को हुआ था? काकोरी जो षड्यंत्र केस है वो आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? इसके बारे में अगर हम लोग डिटेलिंग पे जाएं तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और जो यंगस्टर्स हैं उनके द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 के आम चुनाव में हुआ था। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? मताधिकार की आयु से। मताधिकार की नई आयु पहली बार कब लागू हुई थी? तो 1989 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? मुगल सेनापति थे जयसिंह, इनके साथ जून 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इस संधि के तहत अपने 23 किले शिवाजी को मुगलों को देने पड़े थे। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 में। एज इट इज़ आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जितने भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं आपका टारगेट होना चाहिए 35 क्वेश्चन में कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन आपके सही हों। अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जैसे 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के समीक्षा अधिकारी में, तो आप ये मत सोचिए कि 140 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे और 120 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन में कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आउट ऑफ द रीच होंगे, आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। लेकिन अब आपको पेशेंस दिखाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग लगी हुई है पहले से ही, ठीक, और ऑलमोस्ट मान लीजिए कि आपका 80 से 90 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे कि आपने कभी पढ़े हैं, सुनाई पढ़ा है, इस टाइप से आते रहेंगे, और 80-90 क्वेश्चन में ही कंपटीशन होता है। अगर आपने 80 क्वेश्चन भी सही कर लिए और उधर 55 क्वेश्चन सही कर लिए तो सेफ साइड आपका 135 क्वेश्चन बहुत सेफ साइड है, 130 बहुत सेफ साइड है, 120 से 30 में आपका बहुत कंपटीशन होता है कि कभी मेरिट गई ऊपर कभी नीचे गई। फिर भी हमारी क्लास से मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ कि 130 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जीएस और हिंदी मिलाकर, तब आप मेरिट में क्लियर रहेंगे कि आप मेंस दे रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए तरीके होते हैं, ये नहीं कि आपको बस पढ़ना ही पढ़ते जाना है, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से हमें कितना पढ़ना है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पुरंदर की संधि ही आप पढ़ लिए, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आप पढ़ लिए, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि पुरंदर की संधि हुई कब थी, तो आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो पढ़ने का है वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अभी रिसेंट में जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, ठीक है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। शिमला समझौते के बारे में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु जल समझौते के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुलवामा अटैक कौन सी डेट को हुआ था ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन का नाम क्या है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वैसे आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वापस अटैक किया तो ऑपरेशन का नाम क्या था। वैसे बहुत फेमस है, सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सा ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। खैर, पुरंदर की संधि के बारे में बात करें
तो पुरंदर की संधि के बारे में हम लोगों ने बात करी जून 1665। पुरंदर की संधि में शिवाजी को कितने किले देने पड़े थे? अभी मैंने बताया कि 23 किले जो है वो देने पड़े थे। थर्ड ऑप्शन सही होगा। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। नेक्स्ट, किसने विदेशों में आधुनिक दूतावास की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल और साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। एनोइस्मिया रोग किससे संबंधित है? तो एनोइस्मिया रोग जो है जिसमें सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है, तो उसमें सूंघने की शक्ति मतलब गंध पहचान की शक्ति खत्म हो जाती। थर्ड ऑप्शन सही होगा। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कौन सा था? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था वो आपका प्रतिष्ठानपुर था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है। ऑर्गन किस प्रकार की गैस है? तो ऑर्गन के बारे में अगर बात करें ये किस प्रकार की गैस है? तो ये निष्क्रिय गैस है। अप्सरा रिएक्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अप्सरा रिएक्टर जो है वो आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो ये रहे आपके 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और जिसको जैसे जो आंसर्स आपको बताए हैं कोशिश किया करें कि उसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, अगर आप डेली 35 क्वेश्चन तैयार करते हैं और ये चुने हुए क्वेश्चंस हैं, इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसमें आप कोई काट करेंगे, कोई इसको छटनी करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसने भी तैयारी की है 1 साल 2 साल उसको पता होगा कि नेक्सस जीएस की तरफ से जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, टू द पॉइंट है। इसमें एक भी प्रश्न कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ ये अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये वही प्रश्न है या तो पीवाईक्यू में है या तो करंट से रिलेट कर रहे हैं, तभी आपके एग्जामिनेशन में टेस्ट पेपर में मैं दे रहा हूँ। और ये टेस्ट पेपर जो है वो आपका टेस्ट पेपर पार्ट है नेक्सस जीएस की पेड क्लासेस का। जो पेड क्लासेस में टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं वही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का भी बेनिफिट होता रहे। बस पेड क्लास में अंतर ये होता है कि इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए आंसर्स के साथ आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये अंतर आपका होता है। इसके अलावा भी एक चीज़ उसमें आपका एडिशनल होती है कि फैक्चुअल डाटा भी दे दिया जाता है, जैसे डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है हर एक क्वेश्चंस का कि इस क्वेश्चन का ये डिस्क्रिप्शन होगा, जिससे आपको आसानी हो, टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में आसानी हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास फ़ीस के लिए मैनेजमेंट नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जितने भी टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें। जैसे 12 मिनट की क्लास हुई आपकी, ठीक है, 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन को नोट डाउन करने में आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि लगने वाले हैं, उतना भी समय नहीं लगेगा और चुने हुए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए 16 मई 2025 जीएस के टेस्ट पेपर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।